जो आज मैं बात करने वाला था, साइको सोशल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट विथ कैंसर डिजीज़। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कैंसर एक जहां पर देखा जाए कि शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं उसमें जब उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग अगर बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाए तो सेल में दूसरा एक सेल कैंसर टाइप का भी सेल होता है। जो यह कैंसर टाइप के सेल होते हैं वो कैंसर डिजीज़ को डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे ये धीरे धीरे डेवलप करते जाते हैं और जिस ऑर्गन या बॉडी के जिस पार्ट में ये दिखाई देते हैं या मौजूद होते हैं, वहाँ पर यह विशेष प्रकार से उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को प्रभावित करके वो कैंसर सेल में उसको बदल देते हैं। जो भी उसके आसपास मौजूद सेल होते हैं उसे भी वो कैंसर सेल में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो देखा जाए इससे क्या होता है कि जहाँ एक और व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी जिसमें कि अत्यंत घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ इसमें कुछ मनोसामाजिक समस्याएं भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। और इन्हीं मनोसामाजिक समस्याओं पे आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि अगर हम लोग देखा जाए कि सामान्य जीवन में अगर हम लोग देखें, अगर थोड़ा सा भी कोई भी रोग, छोटा सा भी रोग हो जाता है या हमें एक चोट भी लग जाता है तो हम कितने घबरा जाते हैं, कितने डर जाते हैं कि ये कहीं अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे साथ। जैसे एक सामान्य सा बुखार भी होता है तो हमारे अंदर हताशा, निराशा, चिंता के भाव, और देखा जाए तो किसी चीज़ में ध्यान न लगा पाना, मन कहीं नहीं लगना, और ये सब जैसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। तो सोचिए कि जो व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है उसके साथ किस प्रकार का मनोसामाजिक समस्या का वो सामना कर रहा होगा, किस स्तर का उसके दिमाग में तनाव होगा, वो कैसा महसूस करता होगा, इस पे बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रसित है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसमें विल पावर, ठीक है, विल पावर जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उसके साथ साथ उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट होने लगते हैं, नेगेटिविटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है और ये नेगेटिविटी उसे कहीं न कहीं हताश और निराश करने में मदद करती है। यानी मैं यहाँ सिम्टम बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हताशा, निराशा जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट सोचने लगता है कि कहीं, जैसा कि सामान्य में ही भी पता है कि आप लोगों की कैंसर से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर किसी को होता है तो उसमें यह हताशा, निराशा का भाव इतना बढ़ जाता है कि अगर कैंसर सामान्य छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ही भी है, वो फर्स्ट स्टेज में भी है, लेकिन उनके अंदर मनोसामाजिक तनाव का स्तर बहुत ही ज़्यादा रहता है उस समय, और यह मनोसामाजिक तनाव कैंसर को भी बढ़ाने में कहीं न कहीं देखा जाए तो जिम्मेदार बनता है। फिर आपको मैं बता दूं कि जब यह तनाव या कोई भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारे शरीर के बायोलॉजिकल फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने सामान्य जीवन में भी देखा होगा कि आप तनावग्रस्त जब होते हैं तो सर और चिंता के शिकार होते हैं तो उस समय पसीना आना, गला सूखना, हाथ में कंपन, डायरिया, लूज मोशन, सर दर्द, ये सब आप उस समय जो शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं वो सामान्य तनाव की वजह से महसूस करते हैं। तो वहाँ पे वह पेशेंट जो कि कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है, जो इतनी गंभीर समस्या का शिकार है, अगर उसको तनाव हो रहा है तो वो क्या करेगा, कैंसर जो सेल का जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में तनाव के समय में हार्मोनल डिसबैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं और जो कि हमारे शरीर के सेल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो तनाव अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। इसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसमें उसकी जो कोपिंग एबिलिटी होती है, कोपिंग अगर हम लोग सामान्य भाषा में कहें, तनाव से लड़ने की जो क्षमता होती है उसकी, जो तरीके से वो तनाव को अपने आप को बाहर ला सकता है,
वह भी प्रभावित होने लगती है, वह कमजोर होने लगती है, वो सामान्य से तनाव का स्तर भी बर्दाश्त अब नहीं कर पाता है और तनाव से बाहर निकलने में जो उसकी कोपिंग एबिलिटी जो रहती है, जो उसकी मदद करनी चाहिए थी, अब वह उस हद तक कार्य नहीं कर पाती है और उसके अंदर तनाव बराबर बना रहता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो पेशेंट में देखा जाए तो कॉग्निशन, जो हम लोग की ध्यान लगाना, चीज़ों को समझना, याद करना, गुणा गणित करना, गणित के सवाल करना, जितने भी दिमागी खेल है, दिमाग से जो कार्य हम लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, ये कॉग्निशन के अंतर्गत आते हैं। यह इस दौरान इस कैंसर पेशेंट जो होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उनमें कॉग्निशन भी प्रभावित होता है उनका। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे पेशेंट जो होते हैं वह उनमें होपलेसनेस और वर्थलेसनेस जैसी समस्या स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये आगे चलकर डिप्रेशन जैसी बीमारी का कारण बनता है, एंजाइटी का कारण बनता है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मानसिक रोग होते हैं जो इस तरीके के पेशेंट में सामान्यतः पाए जाते हैं। ऐसे पेशेंट में सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, साइकोलॉजिकल टर्म में, जो कि हमें किसी भी समस्या से लड़ने में मदद करती है, वो हमारी जो एबिलिटी होती है उसे हम लोग अपनी भाषा में सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंट कहते हैं। ठीक है, वो भी प्रभावित होने लगती है और व्यक्ति निरंतर तनाव और मनोसामाजिक तनाव का सामना कर रहा होता है। धीरे धीरे यह मानसिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति में देखेंगे तो जो सोशल सपोर्ट की वो जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। वो अपने करीबी मित्रों, परिवार के सदस्यों से बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो चाहता भी है कि उसे सपोर्ट मिले। कभी अगर ऐसी चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती है तो वह और भी तनाव का सामना करता है, मतलब उसे उसका तनाव का स्तर और भी बढ़ जाता है जहाँ पे उस फैमिली मेम्बर या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनका जो हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में जो उनका जीवनचर्या है, जीवन जो है उसकी क्वालिटी का हम लोग असेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही लो क्वालिटी का हो जाता है, वो बहुत ही जीर्णहीन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो कि कैंसर पेशेंट फेस कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मानसिक रोग कैंसर पेशेंट के साथ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मनोसामाजिक तनाव, उस तनाव का स्तर बढ़ जाता है, उसमें हताशा, निराशा जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस कारण ज़्यादातर पेशेंट में डिप्रेशन जैसी घातक मानसिक बीमारी भी डेवलप हो जाती है। डिप्रेशन के विषय पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति में जो उदासी या दुख का जो भाव होता है वो बढ़ जाता है, वो निरंतर उदासी का भाव उसके अंदर चलता रहता है। धीरे धीरे देखेंगे तो उसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और कॉग्निशन इम्पेयरमेंट, जिसमें कि हम लोग भूलना, ध्यान एकाग्रता न लगा पाना। ठीक है, उसके साथ साथ मेमोरी प्रभावित होती है उसकी। और देखेंगे उसमें आइडिया ऑफ नेगेटिव आइडियाज़ आना स्टार्ट होते हैं, आइडिया ऑफ गिल्ट डेवलप होता है। इसके साथ साथ आइडिया ऑफ देखेंगे उसमें सुसाइडल आइडिएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट के में निद्रा की समस्या, भूख और प्यास न लग पाना जैसी कुछ सामान्य लक्षण इस डिप्रेशन के दिखाई देने लगते हैं, जो कि कैंसर को बढ़ाने में भी जिम्मेदार होता है। अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति खाना ही नहीं खा रहा है तो उसमें किस प्रकार की समस्या हो होगी, तो क्या वो अपना शरीर उसका उस तरीके से ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए डिप्रेशन एक सामान्य समस्या है। उसी प्रकार से ऐसे पेशेंट में एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर को आप इस तरीके से समझिए कि आपके दिमाग में चिंता के भाव बराबर बने रहेंगे जिसके पीछे कोई कारण नहीं हो, जैसे कोई भी कारण नहीं फिर भी आप में
चिंता होने लगे, तो इसे हम लोग एंग्जाइटी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के पास तो कारण है ही, फिजिकल कारण है, लेकिन वो और भी बढ़ा चढ़ा के एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है, मतलब वो और भी ज़्यादा सोचने लगता है, निगेटिव थॉट्स उसके आते हैं, तो उसका चिंता का स्तर बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो ये पेशेंट जो होते हैं उनमें घबराहट, बेचैनी, हाथों की कपकपी, पसीना आना, लूज मोशन, डायरिया, ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान न लगा पाना और भविष्य को लेकर चिंतित रहना जैसे सामान्य एंग्जाइटी के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये पेशेंट पैनिक अटैक, जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, उसके भी शिकार होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि ये अगर सपोज करिए कि कोई व्यक्ति कैंसर का इलाज करवाया और अभी ठीक हो गया है, लेकिन उसके अंदर उसका जो भय रहेगा उस बीमारी का अभी निकला नहीं है, वो जो कि आगे उसको प्रभावित करेगा, तो इसे हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेशेंट को स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नींद कई दिनों लगातार उसको नींद नहीं आता, नींद की समस्या स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और देखेंगे जो ये पेशेंट होते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की भी समस्या स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो दिनचर्या, जो परिस्थितियाँ होती है और स्ट्रेस के कारण क्या होता है, वो हर परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ये कॉमन जो मैंने अभी एग्जांपल बताएं कि ये सब सामान्य तौर पे जो मानसिक रोग है ऐसे पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात हो रही है कि अगर ये रोग होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कैंसर पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे भी उनका काउंसलिंग और साइको सोशल एजुकेशन के लिए काउंसलर वहाँ उपलब्ध होते हैं, जो स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए होते हैं, हॉस्पिटल में वहाँ होते हैं। लेकिन अगर किसी को इस तरीके की कोई समस्या हो जाती है, उसके साथ साथ मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी के भी सिम्टम बढ़ जाते हैं, तो उस केस में किसी नज़दीकी या उसी हॉस्पिटल में मौजूद साइकेट्रिस्ट से भी आपको मदद लेनी चाहिए, जो कि आपको इस प्रकार की बीमारी से बाहर निकलने में मदद करेगा। काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, ये भी आपको इन सब बीमारियों से मदद करने में, मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जो भी मानसिक रोग मैंने बताया, उनसे बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारी संस्था हेल्दी एम्बेलिश लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी भी काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करती है। अगर आप जो भी हमारे भाई बहन इसमें मौजूद हैं, अगर किसी भी प्रकार की मनोसामाजिक समस्या, तनाव से अगर ग्रसित हैं, तो हमसे सलाह और सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है।